एपिसोड 24। मैंने देखा कि जो लोग आए थे वे सभी भयंकर और दुष्ट थे, और वे वही लोग थे जो अभी तियान मिंगशेंग से आए थे। फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। वह वास्तव में एक संकीर्ण सड़क पर एक दुश्मन था। तियान मिंगशेंग ने फैंग चेन को ऐसे देखा जैसे वह आग उगलना चाहता हो। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसे इस तरह से धमकाया गया था। तुम कमीने, मेरी चीजें छीनकर भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सचमुच सोचती थी कि तुम भाग नहीं पाओगे। वह गार्डों पर चिल्लाया, तुम क्या देख रहे हो? तुम उसे जल्दी से पकड़ क्यों नहीं लेते? गार्ड तियान मिंगशेंग को जानते थे, और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने तुरंत फैंग चेन को घेर लिया। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, मैंने आपसे कुछ चुराया है। फिर मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है। जो मुझे पसंद है वो मेरा है। अगर तुमने इसे छीनने की हिम्मत की तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तियान मिंगशेंग ने दबंगई से कहा, उसे जल्दी पकड़ो। वह चिल्लाया। गार्डों को पता था कि तियान मिंगशेंग अनुचित रूप से परेशानी पैदा कर रहा था, लेकिन उन्होंने तियान मिंगशेंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल वादा कर सकते थे और फैंग चेन की ओर भाग सकते थे। आप इसे आजमा सकते हैं, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, और राक्षसी ऊर्जा फट गई। ये दोनों रक्षक ज़ियानेटियन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही थे। जब फैंग चेन की राक्षसी ऊर्जा के विस्फोट का सामना किया तो वे तुरंत रुक गए। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे और उन्होंने पास जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लग रहा था कि अगर वे करीब जाएंगे तो मौत का खतरा हो सकता है। ये दृश्य देखकर तियान मिंगशेंग को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई। वह बस चाहता है कि फैंग चेन कार्रवाई करे। इस तरह फैंग चेन को पकड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि उसे मौके पर ही मार भी दिया जा सकता है। बड़े रक्षक, इस चोर ने इमारत के गार्डों पर खुलेआम हमला किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तियानदानलिंग टॉवर के रक्षक पर हमला करने की? बड़े रक्षक, कृपया कार्रवाई करो और इस व्यक्ति को पकड़ो। वह चिल्लाया। इस समय इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। फैंग चेन ने तियानदानलिंग टॉवर में परेशानी पैदा करने का साहस किया, जिससे सभी को लगा कि वह मौत की तलाश कर रहा है। बहादुर पागल, तियानदानलिंग टॉवर में परेशानी पैदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना संयम के तुम पकड़े नहीं जा सकते। निश्चित रूप से, एक क्रोधित आवाज सुनाई दी और फिर एक आकृति प्रकट हुई। शिखर झो युआन क्षेत्र की आभा बाहर फैल गई। फैंग चेन पर दबाव डालें। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, बिल्कुल वैसा ही जैसा रक्षक बुजुर्ग तियान मिंगशेंग ने बताया था। अभिभावक बुजुर्ग ने तियान मिंगशेंग को सम्मानपूर्वक देखा और कहा, श्री तियान, चिंता न करें, मैं आपके लिए न्याय मांगूंगा। तियान मिंगशेंग तियानदानलिंग लोऊ का एक प्रतिभाशाली शिष्य है। वह भविष्य में कम से कम तीसरी श्रेणी का कीमियागर बन सकेगा, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अधिक सम्मानपूर्ण होना होगा। तो ये बड़े की गलती है। तियान लुओ संरक्षक बड़े के रवैये से बहुत संतुष्ट था। बड़े रक्षक ने फिर फैंग चेन को घूरते हुए चिल्लाया, ये साहसी पागल तियानदानलिंग लोऊ में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। तुम उसे बिना दया के पकड़ क्यों नहीं लेते? फैंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, क्या? एक कानून रक्षक बुजुर्ग के रूप में, क्या आप इस तरह से अंधाधुंध काम करते हैं? तियान मिंगशेंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुमने मेरी चीजें चुरा ली, ये सबूत है। ये सही है। संरक्षक बुजुर्ग ने ये भी कहा, मुझे ये संदेह करने का अधिकार है कि आपने न केवल श्री तियान की चीजें चुराई हैं, बल्कि मेरे तियानदानलिंग लोऊ से भी चीजें ली हैं। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ी और उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा होता गया। उसे बदनामी से नफरत है। आपको मेरी निंदा करने के परिणामों के बारे में सोचना होगा। फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, बदनामी? मैंने कहा कि तुम्हारे शरीर पर जड़ी बूटियां मेरी हैं, तो वे मेरी हैं। तियान मिंगशेंग ने दबंगई से कहा, एक साहसी पागल अभी भी इतना जिद्दी और अक्षम है। चूंकि तुम दोषी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा और तुम्हें यातना दूंगा। बड़े रक्षक ने फैंग चेन से संपर्क किया और उसे नीचे ले जाना चाहा। तियान मिंगशेंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह मुझे अपमानित करने का परिणाम है। फैंग चेन ने संरक्षक बुजुर्ग को आते देखा, उसकी आंखों में ठंडक फैल गई और वह कार्रवाई के लिए तैयार था। आप क्या कर रहे हो? लेकिन इस समय अचानक एक डांटने वाली आवाज सुनाई दी। मैंने एक बूढ़े आदमी और एक औरत को चौथी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा, और जो व्यक्ति उन्हें डांट रहा था वह बूढ़ा आदमी था। इस ध्वनि ने तुरंत वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब उन्होंने उस व्यक्ति को आते देखा तो वहां उपस्थित सभी लोगों के भाव एकदम बदल गए। यह मास्टर लिन युआन है।
और किमियागर जिंगयंग। ये आगंतुक कोई और नहीं बल्कि 5वीं कक्षा के किमियागर लिन युआन थे, जिनसे फैंग चेन की मुलाकात मेंग परिवार में हुई थी और कीमिया के विशेषज्ञ जिंगयंग थे। तियान मिंगशेंग ने जब इन दो लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ गई। हालांकि तियानदानलिंग टॉवर में उसके पास कुछ ताकत थी, लेकिन उसके सामने खड़े दो लोगों की तुलना में वह बहुत अलग था। इसलिए उसने तुरंत सम्मानपूर्ण नज़र से देखा और कहा, अलविदा मास्टर लिन युआन और सीनियर सिस्टर जिंग से मिलिए। यहाँ इतना शोर मचाना आपके लिए कितना अनुचित है, लिन युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तियान मिंगशेंग ने जल्दी से फैंग चेन की ओर इशारा किया और समझाया, मास्टर लिन, हम यहाँ उस चोर को पकड़ने आए हैं जिसने मेरी तियानदान लिंगलो से चीजें चुराई हैं। चोर? लिन युआन दंग रह गया। ये पहली बार था जब उसने किसी को उसके तियानदान आध्यात्मिक भवन में कुछ चुराने की हिम्मत करते देखा था। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? उसकी नज़र तियान मिंगशेंग के हाथ पर गई और जब उसने फैंग चेन को देखा तो वह दंग रह गया। जब वह चू परिवार में था तो फैंग चेन ने उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी और वह स्वाभाविक रूप से इसे कभी नहीं भूलेगा। तुमने कहा कि वह चोर था? लिन युआन ने अविश्वास से पूछा। ये सही है, ये व्यक्ति चोर है। उसने न केवल मुझे बाहर लूटा, बल्कि उसने किमिया भवन के अंदर भी एक जघन्य अपराध किया। तियान मिंगशेंग ने लिन युआन की अभिव्यक्ति में बदलाव को नोटिस नहीं किया और बात करना जारी रखा। ये देखकर लिन युआन को मोटे तौर पर समझ आ गया कि क्या हुआ था। ये स्पष्ट था कि यह तियान मिंगशेंग का षड्यंत्र था। फैंग चेन तीसरी श्रेणी का किमियागर था, तो वह चोरी कैसे कर सकता था? ये सोचते हुए उसने तियान मिंगशेंग के चेहरे के भावों को देखा और अचानक उदास हो गया। वह फैंग चेन की प्रतिभा को जानता था और तियान मिंगशेंग के कदम ने निस्संदेह फैंग चेन को तियानदानलिंगलो के विपरीत दिशा में धकेल दिया। किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपमानित करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, जिसके भविष्य में 5वीं या 6ठी कक्षा का प्रतिभाशाली बनने की पूरी संभावना है। वह तियान मिंगशेंग की ओर चला गया। तियान मिंगशेंग ने सोचा कि मास्टर लिन युआन भी बहुत गुस्से में थे और फैंग चेन को व्यक्तिगत रूप से दंडित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, मास्टर लिन युआन, इस छोटे से मामले को शिष्य को संभालने के लिए छोड़ दें। वह जिंगयंग को देखना नहीं भूला, ये सोचकर कि उसके सामने अपनी मर्दानगी दिखाने का यह अच्छा समय है। इसे आप ही संभालना छोड़ दें। लिन युआन ने उसे ठंडी नज़र से देखा और फिर उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। पाह! थप्पड़ बहुत जोरदार था और तियान मिंगशेंग अचंभित रह गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और लगभग बेहोश हो गया। आसपास मौजूद सभी लोग भी स्तब्ध और हतप्रभ थे। मास्टर लिन युआन, आपने मुझे क्यों मारा? तियान मिंगशेंग ने भ्रम से भरे अपने दर्द भरे गाल को छुआ। तुम्हें क्यों मारा? तुमने फैंग शियाओयू को फंसाया, क्या ये काफी नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिन युआन ने डांटा। फंसाया गया? मैंने उसे नहीं फंसाया। तियान मिंगशेंग उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि फैंग शियाओयू लिन युआन किसके बारे में बात कर रही थी। पाह! लिन युआन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, जिससे तियान मिंगशेंग चिल्ला उठा। उसने फॉन्ग चेन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, वह फॉन्ग शियाओयू है। तियान मिंगशेंग को केवल इस समय समझ में आया और वह इतना भयभीत था कि वह अपने चेहरे पर दर्द भी महसूस नहीं कर सका। मास्टर लिन युआन, आपने जरूर कोई गलती की होगी। ये कमीना आपको कैसे जान सकता है? उसे अब भी विश्वास नहीं हुआ। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं बुरा और भ्रमित हो गया हूँ? लिन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। तियान मिंगशेंग को अंततः समझ में आ गया कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया था जिसे उसे उकसाना नहीं चाहिए था। मास्टर लिन युआन फैंग चेन की मदद करने को तैयार थे, इसलिए वह उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे। क्या हो रहा है? इसी समय चौथी मंजिल से एक और व्यक्ति नीचे आया और वह तियान लाओ था। सभी को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तियान लाओ था, एक और 5वीं कक्षा का किमियागर। ये 5वीं कक्षा के मास्टर सप्ताह के दिनों में शायद ही कभी दिखाई देते हैं, वे सभी आज क्यों बाहर आए? तियान मिंगशेंग ने तियान लाओ को ऐसे देखा जैसे उसने कोई जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो। तियान लाओ, मुझे बचाओ। उसके गुरु और तियान लाओ अच्छे दोस्त हैं। उसका मानना है कि जब तक तियान लाओ बोलता रहेगा, गुरु लिन युआन उसे शर्मिंदा नहीं करेंगे। तियान लाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, न जाने क्यों। फैंग चेन ने सिर झुकाया और कहा, बूढ़े तियान, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जब बूढ़े तियान ने फैंग चेन को देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी। चाहे जो भी हुआ हो, वह मुस्कुराया और बोला, दोस्त फैंग, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गए। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान पुनः शांत हो गया।
तियान लाओ वास्तव में फैंग चेन को जानता था और ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से उसका अभिवादन करने आया था। फैंग चेन ने कहा, मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त रहा हूँ, इसलिए जब मेरे पास कुछ खाली समय था तो मैं यहाँ आया। तियान लाओ जोर से हंसा, फिर असमंजस में पूछा, यहाँ क्या हुआ? तियान मिंगशेंग का दिल तेजी से धड़क उठा और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। हालांकि किसी ने तियान लाओ को बताया कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। ये सुनने के बाद तियान लाओ की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक भद्दी हो गई और उसने तियान मिंगशेंग को ठंडेपन से देखा। तुमने कहा कि फैंग शियाओ ने आपकी चीजें चुरा लीं और उसने डैन बिल्डिंग से भी चीजें चुराईं। नहीं, मैं तो बस बकवास कर रहा था। जब तियान मिंगशेंग ने आवाज सुनी तो वह समझ गया कि तियान लाओ किसकी तरफ है। नहीं, तियान लाओ ने ठंडे स्वर में कहा, हम तियानदान लिंगलो में अपनी शक्ति का लाभ उठाकर कभी दूसरों को धमकाते नहीं हैं। जब तक आप सबूत पेश करते हैं, मैं कह सकता हूं कि आप दोषी नहीं हैं। यह तियान मिंगशेंग कोई सबूत कैसे पेश कर सकता था? हंस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम तियानदान लिंगलोओं का इस्तेमाल बाहर के पुरुषों और महिलाओं को धमकाने के लिए करते हो? आज से तुम्हें तियानदान लिंगलोओं से निष्कासित कर दिया जाएगा और शेंडोंग क्षेत्र की सभी कीमिया ताकतें तुम्हें कभी भी भर्ती नहीं करेगी। और तुम भी। वही बात उसने बाहर तियान मिंगशेंग का पीछा कर रहे कुछ लोगों से कहा। धमाका। तियान मिंगशेंग और अन्य लोग सीधे जमीन पर गिर पड़े। कीमिया के मार्ग पर मार्गदर्शन करने वाले अच्छे शिक्षक के बिना आप अपने जीवनकाल में केवल प्रथम श्रेणी के कीमियागर ही बन सकते हैं। तियानदान लिंगलोओं की साधना और मार्गदर्शन के बिना, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, ये बेकार होगा। हे भगवान, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसने उदास चेहरे से विनती करते हुए कहा, हे भगवान, मुझे बचा लो। मास्टर लिन युआन, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। अन्य लोगों को भी बहुत अफसोस हुआ। लिन युआन ने ठंडी सांस ली और कहा, दया की भीख मांगो। तुम हमसे दया की भीख मांग सकते हो। उन लोगों का क्या जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया है? 3 सांसों के भीतर तियानदान लिंगलोओं से बाहर निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे सभी अंग तोड़ दूंगा और तुम्हें डेनजियांग शहर से बाहर फेंक दूंगा। ऐसा कहने के बाद तियान मिंगशेंग और अन्य लोगों ने वहां और अधिक समय तक न रुकने का निर्णय लिया और तियानदान लिंगलोओं को अपमानित होकर छोड़ दिया। इस समय आसपास के लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, लेकिन उन्होंने फैंग चेन को जो नजरें दी वे अब पहले जैसी अवमानना से भरी नहीं थी, बल्कि उनकी जगह विस्मय और भ्रम ने ले ली थी। आखिर यह व्यक्ति कौन है कि तियान लाओ और मास्टर लिन युआन उसकी इतनी रक्षा कर रहे हैं? तुम्हें पता है, ये दोनों लोग बहुत घमंडी हैं और शायद ही कभी दूसरों के साथ इतना दयालु व्यवहार करते हैं। ये बात उन लोगों के लिए भी सत्य है जो दाओ क्षेत्र में हैं। केवल वे ही नहीं, तियान लाओ भी बहुत उलझन में था कि लिन युआन भी इसमें क्यों शामिल हो गया और फैंग चेन की बहुत परवाह करता था। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि तियान लाओ वास्तव में फैंग चेन को जानता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों कारण जानना चाहते थे। मास्टर लिन युआन, मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। फैंग चेन ने कुछ अजीब माहौल को तोड़ने के लिए कहा। हाँ, मिस्टर फैंग, आप बहुत विनम्र हैं। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मैंने आपको एक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में इतना अपमानित होने दिया। लिन युआन ने माफी मांगते हुए कहा। मास्टर लिन युआन, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे विशिष्ट अतिथि कैसे माना जा सकता है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तियान लाओ ने कुछ आश्चर्य से फैंग चेन और लिन युआन को देखा। लिन युआन ने बताया, हमारी मुलाकात मेंग परिवार में हुई थी और जिस युवा मित्र का मैंने पहले उल्लेख किया था वह उसका युवा मित्र फैंग था। क्या? तियान लाओ चौंक गया। लिन युआन के वापस आने के बाद उसने उसे बताया कि वह एक 17 वर्षीय लड़के से मिला था जो तीसरी कक्षा का कीमियागर था। उस समय उसने सोचा कि लिन युआन मजाक कर रहा है, लेकिन अब ये सच लगता है। चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। तियान लाओ को लगा कि यहाँ इस बारे में बात करना अच्छा विचार नहीं है, इसलिए उसने कहा, हाँ, मेरी तरफ देखो, मैं वास्तव में इस बारे में भूल गया था। चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। तियान लाओ और लिन युआन के गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ फैंग चेन चौथी मंजिल पर चला गया, जिससे तीसरी मंजिल पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। फैंग चेन और उसके दोस्त चौथी मंजिल पर नहीं रुके, बल्कि सीधे शीर्ष मंजिल पर स्थित वीआईपी लाउंज में चले गए। ये वह जगह है जहां तियानदान लिंगलो सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों का मनोरंजन करता है। शेंडोंग क्षेत्र के अधिकतम 10 लोग इस वीआईपी कमरे में प्रवेश कर सकते हैं।
तियान लाओ ने किसी से फॉर्म चेन को सबसे अच्छी आध्यात्मिक चाय परोसने के लिए कहा और कहा, जब मैं पहली बार फॉर्म शियाओयू से मिला तो मुझे लगा कि फॉर्म शियाओयू असाधारण था। अब मैं देखता हूँ कि यह वास्तव में सच है। एक 17 वर्षीय तीसरी कक्षा का कीमियागर 1000 साल में दुर्लभ है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद मिस्टर तियान। ये तो बस किस्मत थी, फैंग चेन ने विनम्रता से कहा। लिन युआन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अपनी प्रतिभा के साथ आप 50 साल की उम्र तक चौथी श्रेणी के कीमियागर बन सकते हैं। 100 साल के भीतर आप निश्चित रूप से 5वीं श्रेणी के कीमियागर बन जाएंगे। अगर एक और 100 साल बीत गए तो मुझे डर है कि आप हमसे आगे निकल जाएंगे। मास्टर लिन युआन मजाक कर रहे हैं। वे तीनों शराब पीते रहे और बातें करते रहे और हॉल हंसी से भर गया। केवल जिंगयंग, जो लिन युआन के बगल में खड़ी थी, अपने चेरी होठों को फुलाए हुए और फैंग चेन को देख रही थी। ऐसा लगता है कि हालांकि पिछली बार फैंग चेन द्वारा उसकी अनदेखी करने से वह निराश थी, फिर भी वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे अब भी लगता था कि वह फैंग चेन को पकड़ सकती है। अगर उसे 1 साल दिया जाए तो वह निश्चित रूप से तीसरी श्रेणी की कीमियागर बन सकेगी। जिस बात ने उसे बहुत क्रोधित किया वह ये थी कि वह फैंग चेन को घूर रही थी, लेकिन फैंग चेन उसे अनदेखा कर रहा था और उसने कभी उसकी ओर नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वह एक पारदर्शी व्यक्ति है। अरे कमीने, एक दिन मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और मन ही मन कोस सकती थी। जब फैंग चेन और अन्य 2 लोग बातचीत कर रहे थे तो बातचीत स्वाभाविक रूप से कीमिया के तरीके पर कुछ अंतर्दृष्टि की ओर मुड़ गई। लिन युआन और तियान लाओ का मानना था कि उन्होंने कई सालों तक कीमियागिरी का अभ्यास किया है। भले ही उनकी प्रतिभा फैंग चेन से बहुत खराब थी, लेकिन कीमियागिरी के बारे में उनकी समझ फैंग चेन से कहीं ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने कीमिया पर अपने विचारों के संदर्भ में फैंग चेन को पूरी तरह से हराने का फैसला किया। मित्र फैंग, आपको क्या लगता है कि हम बर्फ के गुणों वाले अमृत को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? आप जानते हैं, बर्फ और आग असंगत हैं, लेकिन अमृत को परिष्कृत करते समय हम आग के बिना नहीं रह सकते। मुझे आश्चर्य है कि क्या मित्र फैंग के पास इसका कोई समाधान है। बर्फ से बने अमृत हमेशा से एक कठिन समस्या रहे हैं और तियान लाओ को लगा कि यह समस्या फैंग चेन को परेशान करने में सक्षम होनी चाहिए। जब दूसरा पक्ष प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो आप उसे समस्या हल करने में मदद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इससे उसे कुछ सद्भावना मिलेगी और वह आपको अपना गुरु मानकर आपकी पूजा भी करेगा। तियान लाओ एक प्रतिभाशाली कीमियागर को अपना शिष्य बनाने के विचार से बहुत उत्साहित था। उसने सोचा कि फैंग चेन हैरान रह जाएगा, लेकिन फैंग चेन मुस्कुराया और कहा, तियान लाओ पूरी तरह से सही नहीं है। ओह, तियान लाओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? हालांकि बर्फ और आग असंगत हैं, लेकिन यह एक गुण है, कोई पदार्थ नहीं। कुछ बर्फ पदार्थों को परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन विधियां अलग हैं। जैसे फैंग चेन ने बर्फ की सामग्री को परिष्कृत करने की कुछ विधियों के बारे में बताया और प्रत्येक विधि सुनकर तियान लाओ और अन्य 2 की आंखें चमक उठी। महान, तियान लाओ ने आश्चर्य से कहा, मैंने इन तरीकों के बारे में क्यों नहीं सोचा। युवा मित्र फैंग वास्तव में अद्भुत है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ, लिन युआन ने भावुक होकर कहा। इसके बाद उन तीनों ने कीमिया के दांव में कुछ कठिन मुद्दों पर चर्चा जारी रखी, लेकिन जितना अधिक वे बात करते गए उतना ही अधिक तियान लाओ और लिन युआन भयभीत हो गए। कीमिया में कुछ समस्याएं थीं जिनका समाधान उनके पास भी नहीं था, लेकिन फैंग चेन उन्हें एक एक करके समझाने में सक्षम था, जिससे उन्हें गहरी समझ मिली। बाद में उन्होंने कुछ ऐसी समस्याओं का उल्लेख किया जिन्हें वे स्वयं भी हल नहीं कर सके थे, लेकिन फैंग चेन उन्हें हल करने में सक्षम था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि फॉर्म चेन की कीमिया के बारे में अंतर्दृष्टि उनसे कम नहीं थी, बल्कि कुछ हद तक अधिक मजबूत थी। जिंगयंग ने एक तरफ खड़ी होकर फैंग चेन को जटिल भाव से देखा। इस पल उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसके और फैंग चेन के बीच कितना बड़ा अंतर था। उसे बहुत सारे प्रश्न समझ में नहीं आए, लेकिन फैंग चेन उन्हें आसानी से हल करने में सक्षम थी। ये तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आपको कीमिया के दांव की गहरी समझ हो। लंबी बातचीत के बाद फैंग चेन ने तियानदान लिंगलो आने का उद्देश्य भी बताया। मास्टर लिन युआन, मास्टर तियान, मैं यहाँ बड़ी मात्रा में मेरिडियन ओपनिंग गोलियां खरीदने आया हूँ। नाड़ी खोलने वाली गोली, तियान लाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह आसान है। मुझे नहीं पता कि फैंग शियाओयो को कितनी जरूरत है। 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन की राशि।
फैंग चेन ने सीधे तौर पर कहा। 5 लाख। तियाना लाओ और अन्य लोग दंग रह गए। 5 मिलियन आत्मा पत्थर, यह एक बड़ी बात मानी गई। यदि कोई और होता तो शायद तियान लाओ और अन्य लोग इससे सहमत नहीं होते। आखिरकार दिल की धड़कन खोलने वाले संसाधन बहुत दुर्लभ और कीमती हैं, और कोई भी व्यक्ति इन्हें नहीं पा सकता यदि वह इन्हें चाहे। लेकिन फैंग चेन अलग था। वह 17 वर्षीय तीसरे स्तर का कीमियागर था, जो उनकी घनिष्ठ मित्रता के योग्य था। नसों को खोलने के लिए 5 मिलियन संसाधनों की कोई समस्या नहीं है। संसाधनों का एक समूह बस बाहरी दुनिया से आया है, और अब उनमें से अधिकांश को अमृत में परिष्कृत किया गया है। 5 मिलियन संसाधनों के साथ कोई समस्या नहीं है, तियाना लाओ ने कहा। लिन युआन ने जिंगयंग से कहा, जिंगयंग, जाओ व्यवस्था करो। हाँ, जिंगयंग ने सिर हिलाया और चली गई। लगभग एक अगरबत्ती के बाद जिंगयंग अपने हाथ में एक भंडारण बैग लेकर वापस आई। उसने कहा, गुरुदेव भगवान, नसों को खोलने के लिए सभी 5 मिलियन आत्मा पत्थर यहाँ हैं। लिन युआन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, चलो इसे फैंग शियाओयू को दिखाते हैं। हाँ, जब जिंगयंग फैंग चेन के सामने थी तो वह अब हमेशा की तरह अभिमानी नहीं थी, और फैंग चेन को देखने पर उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, बल्कि थोड़ी अधिक शर्म थी। फैंग चेन के तर्क ने उसके अहंकार को पूरी तरह से हरा दिया, और अब उसके मन में फैंग चेन के प्रति कोई शत्रुता नहीं रही। धन्यवाद। फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं थी। स्टोरेज बैग लेने के बाद उसने अपनी चेतना उसमें डाल दी। अंदर अमृत की 65 बोतलें हैं, और प्रत्येक बोतल में 5 अमृत हैं। इनमें 30 बोतलें दूसरे स्तर की हैं, 20 बोतलें तीसरे स्तर की हैं, 10 बोतलें चौथे स्तर की हैं और 5 बोतलें 5वें स्तर की हैं। उसने प्रत्येक स्तर से एक बोतल निकाली और उसमें एक अमृत डाला। उसने पाया कि सभी अमृत उच्च श्रेणी के और बहुत कीमती थे। ये मास्टर लिन युआन, भगवान, ये थोड़ा ज्यादा कीमती है। वह वास्तव में 5 मिलियन से ये अमृत खरीद सकता है, लेकिन वह केवल साधारण ही खरीद सकता है। इस तरह के उच्च गुणवत्ता वाले अमृत के लिए कम से कम 10 लाख और आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, फैंग शियाओयू, बस इसे स्वीकार करो। ये हमारी मुलाकात का उपहार है। तियाना लाओ ने कहा, क्या मैंने पिछली बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद नहीं कहा था? यह मेरा धन्यवाद उपहार है। फैंग चेन ने विरोध किया, लेकिन उन दोनों का रवैया सख्त था, और अंत में फैंग चेन के पास प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुरंत ही वे तीनों कीमिया के बारे में बातचीत करने लगे। तियाना लाओ और लिन युआन ने इस अवसर पर कीमिया पद पर अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बात की। फैंग चेन को कोई संदेह नहीं था और उन्होंने लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। जिंगयंग मदद नहीं कर सकी लेकिन इसमें शामिल हो गई, और फैंग चेन ने पिछली बार की वजह से मामले को आगे नहीं बढ़ाया और उन्हें एक एक करके जवाब दिया। ये बातचीत पूरे दिन चली। अगली सुबह वे चारों अभी भी बातें कर रहे थे। इसी समय हॉल के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी मुस्कुराते हुए अंदर आया। मास्टर लिन युआन, लॉर्ड तियान। बर्फ और बर्फ शहर के लिन परिवार के युवा मास्टर लिन एक निमंत्रण देने आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि दोनों मास्टर 7 दिनों में लिन परिवार के मुखिया के जन्मदिन के भोज में शामिल हो सकते हैं। बातचीत बाधित हो गई और मास्टर लिन युआन और तियान लाओ थोड़ा नाखुश थे। उन्हें हमेशा ऐसी ही चीजों का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार अपने जन्मदिन के भोज में 5वीं कक्षा के कीमियागर को आमंत्रित करना बहुत सम्मानजनक है, लेकिन हर परिवार 5वीं कक्षा के कीमियागर को जन्मदिन के भोज पर आमंत्रित नहीं कर सकता, और लिन परिवार स्पष्ट रूप से इसके लिए योग्य नहीं है। तियाना लाओ मना करने ही वाला था, लेकिन फैंग चेन ने अचानक कहा, बर्फ और हिम शहर का लिन परिवार। तियान लाओ ने फैंग चेन को ये बात कहते हुए देखा और पूछा, क्या छोटा दोस्त फैंग जानता है? फैंग चेन ने धीरे से सिर हिलाया, मेरी एक वरिष्ठ बहन लिन परिवार की सबसे बड़ी महिला है। क्या यह मिस लिन जुएयान लिन है? तियानयू दिव्य संप्रदाय के नेता के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में लिन जुएयान की प्रतिष्ठा वास्तव में मिंग्याओ से कम प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वह अपेक्षाकृत कम ही दिखाई देती है और सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देती है। फैंग चेन ने सिर हिलाया, बिल्कुल। क्या आप फैंग शियाओयू और मिस लिन को जानते हैं? तियाना लाओ ने पूछा। जानना? ये सुनकर तियाना लाओ ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा, लिन परिवार से कहो कि मैं जाऊंगा। लिन युआन ने भी कहा, मैं भी। अधेड़ उम्र का आदमी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग वाकई एकमत होंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों लोग जिन भोजों में भाग ले सकते हैं वे मूल रूप से पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं,
और लिन परिवार को केवल दूसरे दर्जे का परिवार माना जा सकता है। वह लिन परिवार को निमंत्रण देने आया था, लेकिन मिस्टर लिन ने उसे इतने सारे लाभ दिए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग वास्तव में सहमत होंगे। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी झुककर लौटा और अधिक लाभ पाने की सोच रहा था। फैंग चेन को नहीं पता था कि ये दोनों लोग उसकी वजह से सहमत हुए हैं। उसने बस यही सोचा कि ये दोनों लोग सहमत होना चाहते थे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तो उन्होंने कीमिया के विषय को जारी रखा। तियानदानलिंग बिल्डिंग की चौथी मंजिल के एक कमरे में एक लंबा और पतला युवक कुछ घबराए हुए भाव के साथ आदरपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि लिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा लिन लॉन्ग है, लिन जुएयान का चचेरा भाई। उन्हें लिन परिवार के अगले मुखिया के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। लिन परिवार एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार है, भले ही लिन जुएयान ने अविश्वसनीय प्रतिभा दिखाई है। हालांकि लिन परिवार का हमेशा से मानना रहा है कि परिवार के मुखिया के पद का उत्तराधिकारी पुरुष ही होना चाहिए, महिला नहीं। इसके अलावा तियानी दिव्य संप्रदाय विदेशी मामलों की परवाह नहीं करता है। भले ही लिन जुएयान टोंगटियन का शिष्य बन जाए, ये लिन परिवार को शीर्ष पर पहुंचने और शीर्ष परिवार बनने की अनुमति नहीं देगा। इसके विपरीत, क्योंकि लिन जुएयान की प्रतिभा इतनी अविश्वसनीय थी, पुरुष उत्तराधिकार के अधिकार खतरे में पड़ गए, जिससे लिन जुएयान परिवार में अलोकप्रिय हो गया। यदि उसकी प्रतिभा और संप्रदाय की स्थिति कुछ काम की नहीं होती, तो लिन जुएयान को बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल दिया गया होता। ये वास्तव में लिन जुएयान की वजह से था कि लिन लॉन्ग को खतरा महसूस हुआ। इसलिए वह इस बार परिवार के मुखिया के जन्मदिन पर थोड़ा दिखावा करना चाहता था। अगर वह तियानदान लिंगलों के 5वीं कक्षा के कीमियागर को भोज में आमंत्रित कर सके, तो मुझे लगता है कि परिवार में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। जब वह उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, तो वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंततः प्रकट हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी थी। ये दृश्य देखकर लिन लॉन्ग का दिल बैठ गया। उसे पता चला कि शायद वह असफल हो गया है। दुकानदार लियू, कैसा चल रहा है? हालांकि वह जानता था कि वह असफल हो सकता है, लिन लॉन्ग पूछे बिना नहीं रह सका। दुकानदार लियू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जैसा कि आप जानते हैं, तियान लाओ और अन्य लोग बहुत व्यस्त हैं। वे सप्ताह के दिनों में शीर्ष शक्तियों के भोज में भी शामिल नहीं होते हैं। लिन परिवार के भोज में शामिल होना तो दूर की बात है। जब लिन लॉन्ग ने ये सुना, तो उसे समझ आ गया कि वह असफल हो गया है। वह केवल अपना सिर हिलाकर कह सका, मैं समझ गया, दुकानदार लियो। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाद में आपके लिए 50,000 स्पिरिट स्टोन भेजूंगा। वह तुरंत ही अलविदा कहकर जाने वाला था। चिंता मत करो मिस्टर लिन, मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है, दुकानदार लियू ने कहा। और कुछ? दुकानदार लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मास्टर लिन युआन और तियान लाओ कुछ हद तक जाने में रुचि रखते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वे दोनों एक दिन में 10,000 युआन से अधिक कमाते हैं। उन्हें व्यर्थ जाने देना अनुचित है। तुम्हारा मतलब है... ... लिन लॉन्ग थोड़ा उलझन में था। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आता? दुकानदार लियू का अंगूठा और तर्जनी अंगुली आपस में रगड़ खाती रही। अब चाहे लिन लॉन्ग कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह समझ गया कि इसका क्या मतलब है, और उसकी आंखों के सामने अचानक एक चमकदार रोशनी चमक उठी। उसके लिए पैसा कुछ भी नहीं है। एक अमीर युवक, सबसे महत्वपूर्ण बात इन दो स्वामियों को आमंत्रित करने में सक्षम होना है। दुकानदार लियू, कृपया मुझे बताओ, मैं लिन लॉन्ग कितने भी आध्यात्मिक पत्थर निकाल लूंगा। दुकानदार लियू ने मुस्कुराकर उंगली उठाई। 10,000। दुकानदार लियू ने अपना सिर हिलाया। 1 लाख। दुकानदार लियू ने फिर भी अपना सिर हिलाया। लिन लॉन्ग दंग रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास की चमक थी। दुकानदार लियू का मतलब है 1 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर यह रकम उसके लिए 10 लाख भी हो तो भी ये बहुत बड़ी रकम होगी। दुकानदार लियू ने तब मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन, क्या ये बहुत ज्यादा है? क्या ये कम हो सकता है? लिन लॉन्ग ने कमजोरी से कहा। दुकानदार लियू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, यह अवसर आपको दिया गया है, यह आप पर निर्भर है कि आप इसे संजोकर रखते हैं या नहीं। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं दोनों मालिकों को बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, लिन लॉन्ग ने उसे जल्दी से रोका और अंत में अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, 1 मिलियन है, जब तक दोनों स्वामी जन्मदिन के भोज में शामिल हो सकते हैं। ये सब इसके लायक होगा। दुकानदार लियू ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है।
यदि आप इस अवसर को नहीं चूकेंगे तो ये दोबारा नहीं आएगा। लिनलॉन्ग ने कहा, लेकिन मुझे 1 मिलियन की तैयारी के लिए 1 या 2 दिन चाहिए, क्या ये ठीक है? कोई बात नहीं, जब तक आप जन्मदिन के भोज से 1 दिन पहले मुझे 10 लाख दे देते हैं, मैं वादा करता हूं कि मास्टर तियान और मास्टर लिन युआन जाएंगे। दुकानदार लियू ने आश्वासन दिया और याद दिलाया, लेकिन आपको याद रखना होगा कि कुछ बातें लापरवाही से नहीं कहनी चाहिए। यदि आप इन 2 लोगों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि परिणाम कितने दुखद होंगे। लिनलॉन्ग ने बार बार सिर हिलाया, मैं स्वाभाविक रूप से इसे समझता हूं और मैं कभी किसी और को यह नहीं बताऊंगा। तभी मैनेजर लियू ने संतोष से अपना सिर हिलाया। फिर लिनलॉन्ग ने अलविदा कहा और चला गया। दुकानदार लियू ने व्यक्तिगत रूप से लिनलॉन्ग को विदा किया, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी आंखों में चिढ़ाने की झलक थी। मैंने 10 लाख स्पिरिट स्टोन कमाए हैं। इन अमीर लोगों से पैसे कमाना वाकई आसान है। वह दिल से खुश हुआ और फिर इमारत में वापस चला गया। फैंग चेन ने जाने से पहले थोड़ी देर तक तियान लाओ और अन्य लोगों के साथ बातचीत की, लेकिन बाहर आने के बाद अचानक उसके मन में एक सवाल आया, अब मेरे पास कोई घर नहीं है। फैंग चेन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और असहायता से अपना सिर हिलाया। हालांकि आवास की समस्या का समाधान आसान है, क्योंकि डेंजियांग शहर में किराए के लिए कई कीमिया कमरे उपलब्ध हैं। यद्यपि ये कीमिया कक्ष 10 स्पिरिट पत्थरों के हिसाब से थोड़े महंगे थे, फिर भी फैंग चेन अनिच्छा से ही उन्हें छोड़ सकता था। आखिरकार इन कीमिया कमरों में यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। यदि आप अन्य स्थानों पर जाते हैं तो भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। फैंग चेन ने एक अपेक्षाकृत शांत कीमिया कक्ष चुना। प्रवेश करने के बाद उसने दरवाजा कसकर बंद कर दिया और कुछ अलगाव तावीज लगा दिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ सुरक्षित है, फैंग चेन जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और गोलियों की सभी 65 बोतलें निकाल लीं। यदि एक साधारण साधक 5 प्रकार की औषधियों की 60 बोतलें ले ले तो वह 3 या 4 मध्यांतर रेखाएं खोल सकता है। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं दवा के प्रभाव को 100% अवशोषित कर सकता हूँ। अगर मैं इसे पूरा ले लूँ तो मैं कम से कम 5 या 6 चैनल खोल सकता हूँ। ये सोचते हुए फैंग चेन ने दूसरे स्तर की गोलियों की एक बोतल उठाई और उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। अचानक एक शुद्ध ऊर्जा फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर गई और एक नस की ओर चली गई। साथ ही उन्होंने देवताओं और दानवों के शेष अध्यायों का भी अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। जब उसने अभ्यास करना शुरू किया तो फैंग चेन ने पाया कि उसकी मेरिडियन सामान्य से कहीं अधिक तेजी से खुल रही थी। दूसरे स्तर के अमृत की एक बोतल ही उसकी 8वीं मध्याह्न रेखा के एक छोटे से हिस्से को खोलने के लिए पर्याप्त थी। क्या चल रहा है? वह संदेह से भरा हुआ था। तुम्हें पता है, उसके तलवार दानव शरीर की वजह से दूसरों की तुलना में इसे खोलना उसके लिए कई गुना अधिक कठिन था। लेकिन जल्द ही उन्हें इसका कारण पता चल गया। ये देवताओं और राक्षसों का अंश है। वास्तव में इसका प्रभाव मेरिडियन के खुलने की गति को बढ़ाने का है। फैंग चेन हैरान रह गया। आपको पता होना चाहिए कि मध्याह्न रेखाओं को केवल संसाधनों, अमृत आदि पर निर्भर होकर ही खोला जा सकता है, तथा किसी भी कौशल पर निर्भर होकर नहीं खोला जा सकता है। लेकिन देवताओं और राक्षसों के अंश वास्तव में अमृत लेने के बाद साधना में सहायता कर सकते हैं, जिससे दवा की प्रभावकारिता तेजी से बढ़ जाती है। ये कितनी भयानक मार्शल आर्ट है! यदि यह मार्शल आर्ट फैल जाए तो संभवतः ये पूरे शेनडोंग क्षेत्र में सनसनी पैदा कर देगी। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसने आह भरी। यह अफसोस की बात है कि इस तकनीक का अभ्यास करना वास्तव में कठिन है। अब जबकि मैंने पहले स्तर पर महारत हासिल कर ली है, मैं अभी भी दूसरे स्तर में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि दूसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए मुझमें एक निश्चित शक्ति की कमी है। लेकिन वास्तव में ये शक्ति क्या है, मुझे नहीं पता। अभी इस बारे में चिंता मत करो। ये तकनीक मेरी मेरिडियन खोलने में मेरी मदद कर सकती है, इसलिए मैं इस अवसर का उपयोग कुछ और मेरिडियन खोलने के लिए करूंगा। ये सोचकर वह पुनर्तः साधना की अवस्था में आ गया। अगले दिन जादुई शक्ति की नस खुल गई है। दिन 4 युनशेंग मध्याह्न रेखा खुल गई है। दिन 7 पूंछ मूल शिरा खुल गई है। कुछ ही दिनों में फैंग चेन ने 3 मध्याह्न रेखाएं खोल दी। हालांकि उन्होंने अपनी गोलियों का केवल 1/3 ही खाया और वे सभी दूसरे स्तर की गोलियां थीं। इसके अलावा उसके दायरे और शारीरिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि यह बहुत धीमी गति से है, लेकिन सफलता मिलने की संभावना है। 1 और आधा महीना बीत गया। टकराना, फैंग चेन की आभा बढ़ गई। एक और मध्याह्न रेखा खुल गई। ये 10वीं शिरा है।
दिव्य शिरा। और यह 19वीं है जिसे फैंग चेन ने सभी मध्याह्न रेखाओं के बीच खोला है। जैसे ही उसने इसे खोला, उसके चारों ओर का वातावरण उमड़ पड़ा। चारों तरफ दबाव की लहर दौड़ गई। सांस के कंपन के साथ साथ जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा उच्च स्तर तक पहुंचती है। फैंग चेन की साधना का स्तर जन्मजात क्षेत्र के दूसरे स्तर से बढ़कर जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। लेकिन मुख्य बात यह नहीं है। फैंग चेन का शरीर हड्डियों के आपस में टकराने की चरमराहट की आवाज से भर गया था और उसकी हड्डियां वास्तव में शानदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। जो दिव्य शिराएं अभी अभी खुली थी, वे आसपास के क्षेत्र से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी और फैंग चेन की हड्डियों में प्रवाहित हो रही थी। आकाशीय याम्योत्तर रेखा भौतिक शरीर में सबसे महत्वपूर्ण याम्योत्तर रेखाओं में से एक है। फैंग चेन ने इस मध्याह्न रेखा का उपयोग करके उच्चतर क्षेत्र तक पहुंचने तथा भौतिक शरीर के मज्जा शोधन क्षेत्र में कदम रखने की योजना बनाई थी। जैसे जैसे आकाशीय शिराएं अवशोषित होती गईं, फैंग चेन की हड्डियां और अधिक तेजी से टकराने लगी। यहाँ तक कि फैंग चेन भी कांपने लगा और हड्डियों की टकराने का दर्द उसके पूरे शरीर में भर गया। भौतिक शरीर का विकास करना स्वाभाविक रूप से कष्टकारी होता है, चाहे वह विकास हो या विकास। और हड्डियों का टकराना तो बस शुरुआत है। स्नैप! अगले ही पल फैंग चेन की हड्डियां टुकड़ों में टूट गईं। हड्डियों को मजबूत बनाने का मतलब न केवल शरीर की सभी हड्डियों को मजबूत बनाना है, बल्कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, टूटी हुई हड्डियों का पुनर्जनन। आत्मा के दर्द से फैंग चेन लगभग बेहोश हो गया। सौभाग्य से फैंग चेन की इच्छाशक्ति काफी मजबूत थी और वह टिके रहने में कामयाब रहा। लेकिन फैंग चेन के लिए इसे इंच दर इंच काटना पर्याप्त नहीं था। हड्डियां जितनी शुद्ध होंगी, साम्राज्य उतना ही ठोस होगा। उन्हें इंच इंच तोड़ना पर्याप्त नहीं है, मैं उन्हें चकनाचूर करना चाहता हूँ। वह दहाड़ा। उसने तलवार दानव के खून की 5 बूंदें सीधे अपने शरीर में डाल लीं। टकराना। अगले ही पल फैंग चेन का शरीर फट गया और तेज आवाजें सुनाई देने लगी। शरीर की हड्डियां टूटती रहीं, उंगली के आकार से लेकर कंकड़ के आकार तक और फिर रेत के आकार तक। और हर बार जब ये टूटता तो फैंग चेन को बहुत तेज दर्द होता, जिससे वह टूटने के कगार पर पहुंच जाता। वह केवल अविचल चेतना सागर विधि का अभ्यास कर सकता था और दृढ़ता से विरोध कर सकता था। ये तब तक नहीं रुका जब तक हड्डियां चूर्ण और पानी में नहीं बदल गईं। टूटी हड्डियों का पुनर्जन्म शुरू करें। जो है सामने रखो। फैंग चेन दहाड़ा। जो हड्डियां चूर्ण में बिखर गई थी, उनसे एक शानदार सुनहरी रोशनी निकली और वे पुनर्जन्म लेने लगी। ये प्रक्रिया दर्दनाक और बेहद खतरनाक भी है। सामान्य लोगों के लिए हड्डियों के पुनर्जनन को सहन करना कठिन है, विशेष रूप से फैंग चेन जैसे व्यक्ति के लिए जो सीधे हड्डियों को चूर्ण में बदल देता है, जो मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है। लेकिन फैंग चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसका भौतिक शरीर एक तलवार दानव का है। भले ही यह मूल मूल्य का केवल 0.6% ही क्यों न हो, फिर भी यह एक साधारण निकाय से अतुलनीय है। बैंग बैंग बैंग। हड्डियां पुनः आकार लेने लगी और अब फैंग चेन की हड्डियां सफेद नहीं, बल्कि हल्के सुनहरे रंग की हो गई थी। इससे ये साबित होता है कि फैंग चेन की हड्डियां अब साधारण हड्डियां नहीं हैं, बल्कि उच्च स्तर की आध्यात्मिक हड्डियां हैं। जैसे ही हड्डियों ने आकार लिया, एक भयानक आभा तुरंत प्रस्फुटित हुई। फैंग चेन ने सफलतापूर्वक अस्थि शोधन क्षेत्र से अस्थि शोधन क्षेत्र तक प्रवेश किया। उसका शरीर मानो उदात्त हो गया हो। एक भयानक शारीरिक शक्ति फूट पड़ी, जिसने ठोस कीमिया कक्ष को हिला दिया। उसी समय फैंग चेन के पीछे सड़क की आभा दंड कर रही थी। एक शारीरिक चरित्र प्रकट हुआ। इस सफलता के साथ उन्हें 5वां दावन प्राप्त हुआ, टिजी का दावन। फैंग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने अंदर आए बदलावों को देखकर बहुत खुश हुआ। इस बार उसने न केवल सभी 10 मेरिडियन खोल दिए, बल्कि वह जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर तक भी पहुंच गया। उसका भौतिक शरीर यहाँ तक कि मज्जा शोधन क्षेत्र तक पहुंच गया। चाहे वह शारीरिक शक्ति हो, शारीरिक गठन हो, रक्षा हो या गति हो, इसमें गुणात्मक उछाल आया है। अब जब मैंने 19 मध्याह्न रेखाएं खोल ली हैं, तो भविष्य में मेरी साधना की गति में बहुत सुधार होगा। फिलहाल मुझे तलवार दानव शरीर के निरंतर सुधार के कारण मेरी सफलता की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैंग चेन अभी भी इस सफलता से बहुत संतुष्ट था। भले ही इसे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन से बनाया गया था, लेकिन कोई भी अन्य व्यक्ति इसे हासिल नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने तलवार दानव के शरीर को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और तलवार दानव के खून की भी मदद ली थी। भगवान और दानव के टुकड़ों की मदद से
उसने इतनी बड़ी प्रगति की थी। इस समय छोटे टॉवर ने आवाज की और 7वीं मंजिल खुल गई। फैंग चेन सीधे छोटे टॉवर में प्रवेश किया। 7वीं मंजिल अभी भी पिछली मंजिलों के समान ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वह लकड़ी की मेज के पास आया और लकड़ी का बक्सा खोला। अचानक तलवार दानव के खून की 52 बूंदें फैंग चेन के सामने प्रकट हुईं और इसके अलावा एक सफेद जेड मुखौटा भी था। मास्क, ये किस लिए है? फैंग चेन ने असमंजस में ये साधारण सफेद जेड मास्क उठा लिया। इसे छूने के बाद उन्हें सफेद जेड मास्क का कार्य भी समझ में आ गया। जेड एक मुखौटे की तरह है। इसमें व्यक्ति के रूप, शरीर और ऊर्जा को बदलने की क्षमता होती है। पहनने वाला अपनी इच्छानुसार अपने रूप और शरीर के आकार को बदल सकता है। जब तक उसका साधना स्तर उसके अपने से 2 क्षेत्र अधिक न हो, वह इसका पता नहीं लगा पाएगा। जैसे जैसे स्वामी शक्तिशाली होता जाएगा, ये जादुई हथियार भी बेहतर होता जाएगा। फैंग चेन ने हौंफते हुए कहा, एक और जादुई हथियार जो तत्काल भाले जितना शक्तिशाली था। यदि यह खजाना उसके पास पहले से होता तो वह सीधे ही उस व्यक्ति का वेश धारण कर सकता था जो उसका पीछा कर रहा था। इस तरह भले ही निंग तियानशेन आ जाए, वह अभी भी उलझन में रहेगा। हाथ में इस जादुई हथियार का होना एक और जीवन रक्षक जादुई हथियार कहा जा सकता है। फैंग चेन काफी संतुष्ट था। उसके लिए जो भी चीज उसकी जान बचा सकती थी, वह अच्छी चीज थी। यह अनुभव उसे कई बार शिकार किए जाने के बाद प्राप्त हुआ। वह पहले की तरह अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। छोटे टॉवर को छोड़ने के बाद फैंग चेन ने वास्तव में यूरोमास्क का अध्ययन करने की योजना बनाई, लेकिन उसने स्टोरेज बैग में कुछ हिलता हुआ पाया। वह थोड़ा चौंका, फिर उसकी चेतना ने स्टोरेज बैग में हाथ डाला और वह चीज निकाली जिसने आवाज की थी। ये सोने का अंडा था। मालिक को पहले ही पहचान लेने के बाद फैंग चेन ने सुनहरे अंडों को अपने भंडारण बैग में रख लिया और उसे 10 राक्षसी गोलियां दी, जो उसने अन्य लोगों के भंडारण बैग से प्राप्त की थीं। राक्षस की गोली को अवशोषित करने के बाद सुनहरा अंडा गहरी नींद में सो गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह फिर से जाग गया। सुनहरे अंडे के खोल पर रेखाएं अब अधिक स्पष्ट और चमकीली हो गई हैं, तथा एक हल्की आभा निकल रही है, मानो वह खोल से बाहर निकलने वाला है। क्या ये खोल से बाहर आने वाला है? फैंग चेन ने सुनहरे अंडे को उत्सुकता से देखा। वह अभी भी अंदर की छोटी सी चीज के बारे में जिज्ञासा से भरा हुआ था। इसलिए उसने कई तीसरे स्तर की राक्षसी गोलियां निकाली और उन सभी को सुनहरे अंडों को खिला दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी सुनहरे अंडे भी खा लिए, लेकिन अवशोषित होने के बाद सुनहरा अंडा धुंधला हो गया और पुनः गहरी नींद में सो गया। फैंग चेन पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर एकदम अवाक हो गया। यह अंडे से बाहर निकलने की बात नहीं है, ये तो बस भूख लगने पर भोजन की भीख मांगने के लिए बाहर आ जाता है। ये छोटा सा लड़का जंगली जानवर जैसा है, वह केवल अंदर और बाहर ही जा सकता है। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और सोने के अंडे को वापस अपने स्टोरेज बैग में रख दिया। इसके बाद फैंग चेन अपनी साधना को मजबूत करने के लिए 2 दिनों के लिए एकांत में चले गए। लेकिन उस दिन उसकी कमर पर लगे जेड टोकन की आवाज आई, जो टोकन मेंग याओ ने उसे पहले दिया था। मेंग याओ यहाँ है। फैंग चेन ने जेड चिन्ह निकाला और एक खोई हुई मुस्कान दिखाई। फिर उसने सफाई की और कीमिया कक्ष से बाहर निकल गया। जेड कार्ड के मार्गदर्शन में उन्होंने जल्द ही मेंग याओ को ढूंढ लिया। बस इतना है कि मेंग याओ का रूप अब थोड़ा बदल गया है, थोड़ा साधारण हो गया है और अब पहले जैसा आकर्षक नहीं रहा। लेकिन फिर भी अपने आकर्षक शरीर के कारण उसने अभी भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फैंग चेन को देखकर मेंग याओ ने खुशी से अपने छोटे हाथ हिलाए। फैंग चेन भी मुस्कुराया और मेंग याओ के पास आ गया। मेंग याओ ने फैंग चेन का हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। चलो चले, बहुत देर हो चुकी है। फैंग चेन ने असमंजस में पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? शुयान के परिवार की कल जन्मदिन की पार्टी है और मैंने उससे जाने का वादा किया है। मेंग याओ ने कहा, लिन परिवार की जन्मदिन की पार्टी? फैंग चेन को याद आया कि क्या लिन परिवार पहले मास्टर तियानलाओ और मास्टर लिन युआन को आमंत्रित करने नहीं आया था? उसने मना नहीं किया। चूंकि मेंग याओ जा रही थी, इसलिए वह उसके साथ जा सकता था। इसलिए दोनों ने डेंजियांग शहर छोड़ दिया और स्पिरिट बोट से बर्फ के शहर की ओर चल पड़े। आइस एंड स्नो सिटी शेनडोंग क्षेत्र के सबसे ठंडे उत्तरी भूभाग में स्थित है। यहाँ साल भर बर्फ रहती है और बहुत ठंड होती है। हालांकि कठोर ठंड के मौसम के कारण यहाँ कई ठंडी जड़ी बूटियां या सामग्रियां भी उगने लगी, इसलिए यहाँ अभी भी कई शहर हैं।
बर्फ और हिम शहर उत्तर में सबसे समृद्ध शहरों में से एक है। रास्ते में दोनों ने दृश्य को देखा और बातें करते रहे। ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है, मेंग्याओ पूरे समय फैंगचेन की बाहों में चिपकी हुई रही है। फैंगचेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसने बस यही सोचा कि मेंग्याओ उसे लंबे समय तक न देख पाने के कारण याद कर रही थी। एक दिन बाद दोनों बर्फ और बर्फ शहर में आए। पूरा शहर सफेद बर्फ से ढक जाता है, जिससे ये शुद्ध सफेद सुंदरता वाला बर्फ सफेद शहर बन जाता है। यहाँ हम हैं, मेंग्याओ ने कहा, और फिर उसने एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। अचानक उसका रूप बदल गया और वह उसी तरह दिखने लगी जैसे वह डेंजियांग शहर में फैंगचेन से मिलने पर दिखती थी। ये देखकर फैंगचेन ने पूछा, तुम भोज में अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते? मेंग्याओ ने असहाय होकर कहा, चूंकि पिछली बार यू परिवार का सफाया हो गया था, इसलिए मेंग परिवार पूरी तरह से शीर्ष परिवार बन गया है। उन्होंने तियानेयू दिव्य संप्रदाय के साथ भी कड़ी लड़ाई की और उन्हें हार मानने के लिए कहा। अब मेंग परिवार शेनडोंग क्षेत्र में तियानेयू दिव्य संप्रदाय के बाद दूसरे स्थान पर है। मेरे लिए अपने वास्तविक रूप में भोज में शामिल होना बहुत परेशानी भरा होगा। वह बस चुपचाप फैंगचेन के साथ भोज में शामिल होना चाहती थी। फिर उसने एक और भेस की गोली निकाली और उसे फैंगचेन को सौंप दिया। भाई फैंग, इसे भी ले लो। किंग वुजी को मारने की खबर पूरे शेनडोंग क्षेत्र में फैल गई है और आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं। यदि आप वास्तव में भोज में शामिल होते हैं तो पहचाने जाने से शायद काफी हलचल मच जाएगी। ये रोंग दान को देखते हुए फैंगचेन हल्का सा मुस्कुराया। जरूरत नहीं। फैंगचेन ने यूरो का मुखौटा निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। अगले ही क्षण उसका रूप और शरीर का आकार बदल गया। वह नीले बालों और सामान्य चेहरे वाले एक मजबूत युवक में बदल गया। मेंग्याओ ने आश्चर्य से फैंगचेन को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वह फैंगचेन के बदलावों को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आध्यात्मिक आंखें फैंगचेन के छद्मवेश को नहीं देख पा रही थी। यहाँ तक कि उसका आभामंडल भी बदल गया था। अगर फैंगचेन ने उसके सामने अपना भेष नहीं बदला होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सामने वाला व्यक्ति फैंगचेन होगा। ये कैसा जादुई हथियार है! मेरी आध्यात्मिक आंखें भी इसके छद्मवेश को नहीं देख सकती। वह बिना कुछ कहे रह नहीं सकी। फैंगचेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये छद्म मुखौटा संयोग से मिला। ये बहुत बढ़िया है। इस खजाने के साथ भाई फैंग के पास भविष्य में एक अतिरिक्त जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता होगा। मेंग्याओ ने खुशी से कहा। फिर उसने आकर्षक ढंग से पलकें झपकाई और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई फैंग ने इसका उपयोग अन्य बहनों के साथ संबंध बनाने के लिए किया है। फैंगचेन की मुस्कान तुरंत जम गई। ये देखकर कि मेंग्याओ की आंखें सुंदर और प्रश्नवाचक थीं, उसने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे पास तुम हो, यह मेरे लिए पर्याप्त है। अंत में उन्होंने स्नेह से भरी गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई। तो फिर मैं एक बार तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। मेंग्याओ थोड़ा शर्मा गया और ठंडे स्वर में बोला। फिर दोनों शहर के द्वार पर आए और लिन परिवार को उन मेहमानों का स्वागत करते देखा जो शहर के द्वार पर भोज में भाग लेने के लिए आए थे। ये देखकर दोनों लिन परिवार के एक सदस्य के पास आए। वह 20 साल का आदमी था। फैंगचेन और बाकी लोगों को आते देख उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भी मेरे लिन परिवार की जन्मदिन की पार्टी में आ रहे हो? मेंग्याओ ने सिर हिलाया। हाँ। उसने निमंत्रण पत्र निकाला और उस आदमी को दे दिया। उस व्यक्ति ने निमंत्रण पत्र लिया और जब उसने उसके कवर पर सुनहरे रंग की बॉर्डर देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ये जन्मदिन पार्टी बहुत बड़ी थी और इसमें बहुत से लोग आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें कई स्तर थे। मेंग्याओ के हाथ में निमंत्रण उच्चतम स्तर का था। उनका चेहरा तुरंत अधिक सम्मानजनक हो गया। 2 विशिष्ट अतिथिगण, कृपया मेरे पीछे आएं। फिर वह स्वयं फैंगचेन को शहर में ले गया और एक शानदार पशु गाड़ी में बैठा दिया। रास्ते में उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा उपनाम फैंग है और मेरा नाम फैंगयाओ है। मेंग्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंगचेन के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरा उपनाम मेंगचेन है। जल्द ही पशु गाड़ी लिन परिवार के द्वार के सामने आ पहुंची। इस समय लिन परिवार बहुत जीवंत था और सभी प्रकार के मेहमान बधाई देते हुए लिन परिवार की हवेली में चले गए। हवेली के सामने 2 अधेड़ उम्र के पुरुष और एक युवक खड़े थे। बीच में खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी आलीशान ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए था। उसका शरीर मजबूत था और चेहरा लाल था। एक तरफ खड़ा युवक सुंदर, सुरुचिपूर्ण और सहज था और वह लिन लॉन्ग था।
दूसरी ओर जो अधेड़ उम्र का आदमी था उसका चेहरा पतला था और उसके कपड़े भी बाकी दो लोगों की तरह अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि भोज में आए लगभग सभी मेहमानों ने बीच में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और लिनलॉन का अभिवादन किया और पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वह इस बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और केवल हंसकर रह गया। वह जुएयान के पिता लिन पिंगफान हैं। मेंग याओ ने फैंग चेन से परिचय कराया।